नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज 28 नवंबर 2022 डीएनवाईएस की जो शाम 7 बजे ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है उसमें आज पुनः उपस्थित हुए हैं डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा जी। हम उनका स्वागत करते हैं और आमंत्रित करते हैं कि वो आए और आज की क्लास का शुभारंभ करें। धन्यवाद जी। नमस्कार आप सबको। और पिछली 2 क्लास किसी कारणवश नहीं हो पाए, इसके लिए हम आगे की क्लास में उसको मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और अभी तक जो पढ़ाया गया है उसको थोड़ा मंथन किया होगा आप लोगों ने, और मंथन करके जो अमृत पान है उसका भी स्वाद मिला होगा। मिला नहीं मिला ये तो आप ही बताएंगे, बट मैं ऐसा उम्मीद जी मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मिला होगा और आगे उस पर आप लोग काम करेंगे। हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक छोटी सी चीज रह गई थी, उसको मैं कंप्लीट कर दूं, उसके बाद हम एक्सक्रीशन सिस्टम पे जाएंगे, और वो था गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, उसमें क्या ऐसा होता है कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। गॉल ब्लैडर जिसकी लंबाई जो है 3 से 4 इंच का होता है, 60 मिलीलीटर की उसकी क्षमता होती है। अगर उसकी शेप आप देखोगे कभी तो नाशपाती जैसा होता है। नाशपाती देखा, आप खाया आप लोगों ने, वही आकार का वो होता है। और ये संजोई ऊतक से बनता है, एक थैलीनुमा रचना होती है जिसका काम है पित्त का भंडारण करना, पित्त का स्टोरेज करना। ये जनरली फंड्स, काय और ग्रीवा 3 भागों में बटा रहता है। आवाज रुक रुक के आ रही है सर, को ऐसे आ रही है क्या, आ रही है? मेरी बात क्लियर नहीं है? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज। हाँ जी, ब्रेक हो रही है सर, बहुत ब्रेक हो रही है बीच बीच में। मेरी आवाज तो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है। बाकी सब लोगों को आ रही है क्या? मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि आवाज तो ब्रेक। आप सबको आवाज आ रही है क्लियर? हाँ हाँ सर, पूरी आ रही है, सही आ रही है। आप अपना नेटवर्क चेक कर लें एक बार। कई दफा हो जाता है नेटवर्क की वजह से दिक्कतें आती है। तो ये जो गॉल ब्लैडर की बात मैं कर रहा था, गॉल ब्लैडर कॉमन बाइल डक्ट के साथ ही जुड़ा हुआ पेनक्रिया के ऊपर, ड्यूडेनियम के ऊपर एक नाशपाती नुमा हमारा ऑर्गन है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, जिसका काम मैंने बताया आपको। जिसका मुख्य काम है पित्त का स्टोरेज करना, यानी पित्त भंडारण। 3 परतों से मिलके बना होता है। पहला होता है बाइल, जिसे हम कहते हैं पित्त। इसका कार्य है पित्त को संचित करना और पित्त को आवश्यकता के हिसाब से स्रावित करना। 2 मुख्य काम है, उसको संचित करना, स्टोर करना, और शरीर की जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से उसे छोड़ना। उसमें पहला होता है पित्त, यानी बाइल। अब ये बाइल जो है लीवर से उत्पन्न होता है। ये भूसे, कभी आप लोगों ने गेहूं का देखा है जो गाय और बैल को खिलाने के लिए भूसा बनाते हैं, उस कलर का होता है। हाँ, पीले और चिपचिपा सा तरल पदार्थ। चिपचिपा सा
तरल पदार्थ होता है, इसका स्वाद बड़ा ही तीखा होता है और इसमें 500 से लेके 1000 ml पित्त स्रावित होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? गॉल ब्लैडर से निकलकर ड्यूडेनियम में पहुंचना। ड्यूडेनियम क्या है? छोटी आंत का एक हिस्सा, जो हमने जब छोटी आंत पढ़ा था, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था, तो उस टाइम क्योंकि पाचन क्रिया में स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हमने ये पढ़ा था कि पाचन अवशोषण। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बोल लें पहले। श्याम जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोल लें, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है आपका माइक। जी चलिए, तो मैंने कहा कि पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर का काम क्या है? पित्त को संचित करना और शरीर के जरूरत के हिसाब से उसको मुक्त करना। अब पित्त जिसे बाइल कहते हैं वो क्या होता है? यकृत यानी लीवर द्वारा उत्पन्न किया गया एक भूसे के समान हल्के पीले रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ है। इसे इसलिए इसको बाइल जूस कहा जाता है, जिसका स्वाद बड़ा तीखा होता है। मनुष्य एक एवरेज 500 से 100 ml पित्त स्रावित होता है उसमें। इसका मुख्य कार्य क्या है? ड्यूडेनियम यानी छोटी आंत का एक हिस्सा है ड्यूडेनियम, वहां पर पहुंचकर क्या करता है? ये जो वहां पर भोजन हम इंटेक करते हैं वो पहुंचता है, जिसमें वसा होता है, प्रोटीन होता है, अलग अलग चीजें होती है, तो उसको यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म भागों में परिवर्तित करना। और इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाइल जूस पाचन तंत्र में बहुत ही मदद करता है। अगर ये जूस प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? आपका जो वसा है, प्रोटीन है, इन सब इस तरह की चीजें हैं, उसको पचाने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। और जब उसे पचाओगे नहीं तो आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत सब में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ये किस कंडीशन में होता है? अगर बाइल जूस प्रॉपर गॉल ब्लैडर से स्रावित ना हो। अब बाइल जूस अगर प्रॉपर गॉल ब्लैडर से स्रावित नहीं होगा, यानी मुक्त नहीं होगा, वो लीवर से आया गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से अगर वो ड्यूडेनियम तक पास नहीं पहुंचा, उस केस में क्या होगा? सूख जाएगा। और ये अगर निरंतर चलता रहेगा तो गॉल ब्लैडर पथरी होने का सबसे बड़ा कारण होता है। अब ये कैसे होगा? भाई गॉल ब्लैडर का काम है पित्त को स्रावित करना, ड्यूडेनियम तक भेजना, लेकिन वो कब? कंडीशन है, हमेशा नहीं वो स्रावित करता रहता है। कंडीशन क्या है? कि जब आप प्रॉपर वे में कंसंट्रेट होके अपने भोजन को इंटेक करेंगे, उस प्रोसेस के दौरान वो जूस स्रावित होता है। अब आज की डेट में आप देखोगे लाइन लगे हैं गॉल ब्लैडर के पथरी लोगों में। उसका कारण क्या है? उसका कारण है, 1 मिनट जी होल्ड करना। उसका मुख्य कारण है, जब हमने कहा क्यों हमारे जमाने में या हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं, कई जगह परिवार में आपको सिखाया जाता है कि अपना खाना भी ढक के खाना चाहिए। यानी खाना खाने के टाइम किसी को पता नहीं चलना चाहिए आप खाना खा रहे हो। इतनी साइलेंटली आपने भोजन करना है ताकि भोजन पे आपका 100% कंसंट्रेशन बना रहे। जब भोजन पे 100% कंसंट्रेशन आपका रहेगा तो क्या होगा? ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा क्षमता है वो प्रॉपर काम करेगा। अब हम क्या करते हैं? खाना खा रहे, फोन आ गया, खाना तो पड़ा हुआ, हम फोन पर 20 मिनट लगे हुए। ऐसे भोजन में बाइल जूस स्रावित
नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गन जब डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है तो तारतम्यता होती है, जैसे आर्मी काम करती है। अब जो हमारी आर्मी है, पैदल आर्मी है, वो अगर बॉर्डर क्रॉस कर गई और उसे एयरफोर्स की सहायता चाहिए और एयरफोर्स की सहायता 2 घंटे नहीं आएगी तो क्या होगा? उनका नुकसान होगा। तो यही चीज होता है जब हम खाना खा रहे होते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा तंत्र एक तारतम्यता में काम करना चाहिए। वो तभी होगा जब आप प्रॉपर कंडीशन में, प्रॉपर वे में खाना खाएंगे। अगर आप प्रॉपर कंडीशन और प्रॉपर वे में खाना नहीं खाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और हो रही है। आज 80% बीमारी तो खाने की वजह से ही हो रही है। उस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि यही बाइल जूस है जो आपके खाने को डाइजेस्ट करता है। अब इसके लिए इसके संगठक कौन कौन से हैं? ये बाइल जूस कैसा, इसका रंग जैसा मैंने बोला येलो इस कलर का होता है। कुल मात्रा क्वांटिटी मैंने बताया आपको कि 500 से 1000 ml तक होता है। इसका पीएच लेवल 7 से 7.6 का होता है। इसमें 88 से, या ये मन लगा लो आप 95-96% इसमें वाटर होता है और शेष ठोस पदार्थ होता है। अब अभी जो मैंने बात की वो जो शेष कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस पदार्थ होता है वही जब सूख जाता है तो पथरी बन जाता है। क्योंकि 95, 96, 97% तक तो क्या होता है? वाटर। अब वो जो 3% है उसी 3% का गेम होता है जो गॉल ब्लैडर की पथरी में बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा करता है। आजकल तो देखने तो मिलता है कि बायबॉर्न भी लोगों को, कई बच्चों को पथरी आया। ये सब इनटेक की वजह से हो रहा है। अब इसमें कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ की हमने बात की तो क्या होता है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, फॉस्फेट। हमेशा कहा जाता है ज्यादा पेन किलर नहीं खाना चाहिए, ज्यादा कैल्शियम की गोली नहीं खाना चाहिए। तो क्योंकि ये जो अकार्बनिक पदार्थ हैं ये जब सूखेंगे तो क्या बनेंगे? प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होंगे तो क्या बनेंगे? उसी तरह कार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें म्यूसिन आता है। म्यूसिन, बिलिरुबिन का नाम सुना होगा आपने। सोडियम, सोडियम ग्लाइकोलेट, कोलेस्ट्रॉल, इसे हम कहते हैं वाइल एसा कोलेस्ट्रॉल, वो भी पाया जाता है इसमें। तो ये जो मुख्य घटक हैं इसका सही समय पे सही तरीके से स्रावित होना आवश्यक है। अगर सही तरीका से सही समय पे स्रावित नहीं होगा, क्योंकि इसका काम क्या है? भोजन को डाइजेस्ट करना। तो ये स्रावित कब होगा? जब आप भोजन करोगे। लेकिन उस भोजन में अगर आप कर रहे हो और 20 मिनट आप फोन पे बातें कर रहे हो तो तारतम्यता टूट गई। फिर आप भोजन करोगे तो स्रावित नहीं होगा, तो प्रॉपर डाइजेस्ट आपका नहीं होता। इसलिए आज की डेट में क्या हो रहा है? 90% लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है। आप 90% घरों में जाओगे तो पैन 40 या रेंटार्डिन या कुछ इस तरह का पड़ा मिलेगा आपको। इसोफाइन घर में पड़ा हुआ मिलेगा। लोगों ने एक हैबिट बना लिया, अच्छा कोई बात नहीं, खा पी लो, गैस हो गया एक गोली खा लो, मतलब वो उसको खेल समझते हैं।
ये आसान सा तरीका है, गैस को खत्म कर दो, लेकिन वो और नुकसानदायक होता है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम करते हैं, गॉल ब्लैडर का मुख्य काम क्या है? वसा का पाचन करना, वसा का अवशोषण करना और अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना और पीएच को संतुलित करना। अगर आपका पीएच बिगड़ जाता है तो बड़ी सारी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अब अगर वसा का अवशोषण नहीं होगा तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, कब्जी पकड़ लेगा, कई दफा तो सोराइसिस तक की नौबत पहुंच जाती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर पानी का इंटेक, प्रॉपर खाना, प्रॉपर चीजें, और वो भी सही से करना चाहिए। ये नहीं खड़े खड़े एक बोतल पानी पी लिया तो पानी का इंटेक पूरा हो गया, नहीं। एक बोतल खड़े खड़े पानी पिया ना आपने, तो उसमें से 50 ml भी आपके काम की नहीं है। लेकिन एक गिलास आप आराम से बैठ के सिप करके पिएंगे ना, तो उसमें से मोर देन 80% वाटर आपकी बॉडी को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। ये छोटी सी थी गॉल ब्लैडर का। अब इसको साबित रखने के लिए देखो, सब एक दूसरे, ये दुनिया गोल है, उसी तरह शरीर का सभी ऑर्गन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अब ये बाइल जूस तो आपको प्रॉपर तब मिलेगा ना जब आपका लीवर ठीक रहेगा, क्योंकि बाइल जूस को उत्पन्न कौन करता है? लीवर। अगर आपका लीवर ही गड़बड़ है, अब लीवर कैसे गड़बड़ होता है? हमारे शरीर में लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो मोर देन 1100 केमिकल पर डे बनाता है। दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहां 1100 केमिकल पर डे बनता हो, लेकिन हमारे शरीर में छोटा सा अंग है लीवर, वो पर डे 1100 केमिकल बनाते। अगर आप उसी को डैमेज करोगे, कहां कैसे डैमेज होता है? खान पान की वजह से। इसमें डॉक्टर क्या कहेगा? कुछ नहीं करेगा डॉक्टर। अगर आपने ये तय कर लिया कि दवाई से मैं ठीक रहूंगा, तो आप कभी ठीक नहीं रह सकते। दवाई तो ट्रॉमा है। अगर कोई ऐसा ट्रॉमेटिक चीज हो गया तो आप दवाई ले लो, लेकिन हमने तो उसको सामान्य आदत बना लिया है। चाय पिएंगे, चाय पीना बंद नहीं करेंगे, चाय पीने से पहले गोली खा लेंगे। शुगर आलू खाने से या चावल खाने से या कार्बोहाइड्रेट पदार्थ ज्यादा खाने से ग्लूकोज ज्यादा बनता है, तो हम कार्बोहाइड्रेट पदार्थ नहीं रोकेंगे, इंसुलिन पेट में इंजेक्शन डाल लेंगे, खाने बैठ जाएंगे। ये जो मेंटालिटी है हमारी, हम उसको बदलें, क्योंकि हमने टेकन एज इज ग्रांटेड ले लिया कि अच्छा ठीक है, इसका उपाय ये है। उसका उपाय वो नहीं होता। कभी भी इंसुलिन लेने से आपकी डायबिटिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इंसुलिन की मात्रा पर डे बढ़ती है, कम नहीं होती कभी कि इंसुलिन लेने से आपको प्रॉब्लम आपका ठीक हो गया, कभी नहीं। चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, सबकी एमजी बढ़ती है, कभी घटी नहीं है किसी की। तो आप मेंटेन करने के लिए मत जियो, थोड़ा सा डिसिप्लिन बरतो, अपने आप सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिसिप्लिन नहीं बरतोगे तो दिक्कतें आएंगी, आती रहेंगी। अब होता क्या है, इसका दुष्परिणाम देखो गॉल ब्लैडर का। हमने तो मजे में लीवर खराब कर लिए, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया। पहले तो 2 साल बेतहासा दर्द से परेशान हुए। अच्छा, दर्द से परेशान हुए तो 6 महीने तो पेन किलर दुकान से खरीद के खाते रहे कि ऐसे दर्द होता ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाता है फॉर द टाइम बिंग, यानी 6 महीने तक हमने उसको और बढ़ाया, क्योंकि हमने डॉक्टर से दिखाया नहीं, हमें लगा पेट का दर्द है, ऐसी पेन किलर खा लो ठीक हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ, वो प्रॉब्लम और क्रिएट हो गया और पथरी और बढ़ता गया। अब जब पता चला तो आजकल के डेट में तो डॉक्टर सीधा कह देते हैं ऑपरेट करा लो जी।
अब ऑपरेट कराने के बाद पथरी निकाल दी गई, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर पथरी नहीं होगी। क्यों? डॉक्टर ऐसी गारंटी क्यों नहीं देता है? मालूम है आप लोगों को? कभी पूछा है डॉक्टर से आप लोगों ने? डॉक्टर ऐसी गारंटी इसलिए नहीं देता है कि आप उसको ये गारंटी नहीं देते हो कि वो जो सजेस्ट करेगा वही खाना खाओगे आप। वो सजेस्ट करेगा, आप घर आए नहीं, 4 दिन में थोड़ा नॉर्मल हुए नहीं, बस अपनी धुनी में चल पड़े। अब उसने क्या, कई लोग ऐसे हैं जो 3 बार 4 बार पथरी का ऑपरेट करा लिया। अब डॉक्टर भी तंग आ गया, वो कहा कि साला ये गॉल ब्लैडर ही हटा दो। अब वो गॉल ब्लैडर ही हटा दिया। अब उसने क्या किया? पथरी का ऑपरेट नहीं किया, आपका ऑर्गन ही काट के हटा दिया। अब क्या हुआ कि गॉल ब्लैडर में, लीवर से गॉल ब्लैडर में जाता, अब लीवर से डायरेक्ट उसने जोर कहां दिया? ड्यूडेनियम में। अब आपको गैस इतनी फॉर्मेशन होगी कि आप कुछ खा ही नहीं पाओगे इसके अलावा। गैस की गोली आप खाते रहो, 2 रोटी नहीं खा सकते, उल्टियां आ जाएगी, जलन होने लग जाएगा, फिर बाबा रामदेव काम आएंगे, फिर वहां से शुरू हो जाएगा। तब जब गैस की गोली काम करना बंद कर देगा, डॉक्टर कहेगा ठीक है ये मेडिसिन कर खाते रहो, 6 महीने आप खाया, फिर आप मेडिसिन से तंग आ गए, फिर रामदेव जी के पास जाओगे। इतना सब कुछ करने के बाद आप एलोवेरा या ये जूस पीना शुरू करोगे। ये पहले पी लेते तो इतना कुछ होता नहीं। तो हम जो अपना सर्कल है ना, वो गलत चलाते हैं, उल्टा चलाते हैं, और इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, अभी हम पढ़ेंगे, तो हमें अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चीजों को फॉलो करना चाहिए। बाय एंड लार्ज फॉलो होना चाहिए। ये नहीं होता कभी कभार मिस हो जाता है, तो कभी कभार आप खाना अलग खा लेते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन रोज नहीं होना चाहिए ऐसा। आपने कभी अलग खाना खा लिया तो एक दिन लिक्विड डाइट भी ले लो, क्या हो गया? आपको मालूम है कि आज मैंने मस्ती करना है, किसी के रोके नहीं रुकना है, करो मस्ती भाई, नेक्स्ट डे लिक्विड डाइट ले लो, हो गया बैलेंस। अभी 4 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं, एक पत्रकार थे, उनकी वाइफ को 8-10 सालों से सूजन थी पैरों में। अब उन्होंने पूरी दुनिया दिखा ली, सब कुछ कर ली, सारी दवाइयां खा ली, बैठे थे, ऐसी वार्तालाप हुई तो ऐसे ऐसे हो रहा है, आप लोग नेचुरोपैथी में क्या करते हो? मैंने उनसे कहा इसमें करना क्या है, ये कोई करने की चीज ही नहीं है। अरे आप क्या बात कर रहे हो, हम तो 8 साल से परेशान है। मतलब ऐसे ही परेशान रहोगे? आप बताओ करना क्या है? मतलब कुछ नहीं करना, 1 हफ्ते उनको लिक्विड डाइट दे दो। मैंने कुछ नहीं किया, वो लिक्विड डाइट कोई नहीं कि केवल जूस ही पियो, कप पानी पियो, वो नमकीन लिक्विड भी ले सकते हो आप। 1 हफ्ते में उनकी सूजन खत्म हो गई। अब उन्होंने पूरी फैमिली अपनी प्रोटोकॉल बना ली कि हमने ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे रहना। क्योंकि शरीर की जरूरत आपका स्वाद नहीं है, शरीर की जरूरत उसकी कंटेंट है। उसको प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन तल के ही थोड़ी मिलेगा, प्रोटीन तो पनीर ही खाना, कच्चे पनीर से भी मिल जाएगा। उसके लिए पनीर पकोड़ा बनाने की क्या जरूरत है? तो कच्चे पनीर से भी मिलता है, लोग खाते हैं। पहले गांव में आप जाते, कई दफा गाय भैंस की दूध बगैर उबाले लोग पी लेते हैं, बगैर उबाले लोग। तो ये सारी चीजें हमें गहन सोचने की जरूरत होती है, और ये सब चीजें आप लोगों को मैं इसलिए इतना बता रहा हूं डीप में।
आप लोग इसको अपने पर एक्सपेरिमेंट करके देखें, क्योंकि आपको नेचुरोपैथिस्ट बनना है ना, तो आप खुद एक हफ्ता लिक्विड डाइट पे रह के देखो, कोई बीमारी ठीक करने के लिए नहीं, और एक चार्ट बनाओ। ये आप समझ लो एक असाइनमेंट है कि आपने मंडे को लिक्विड डाइट लिया, आपको क्या क्या चेंजेस फील हुआ। आपने ट्यूसडे को लिया, कईयों को होगा गैस बन रहा था, उसमें थोड़ी राहत मिल गई। कईयों को होगा यूरिन में जलन आ रहा था, वो ठीक हो गया। कईयों का होगा बैक में बड़ा पेन हो रहा था, उस पर फर्क पड़ गया। ये रोज आप चार्ट बनाओ, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, तो फीवर चार्ट बनता है, फिर वो एवरेज निकालते हैं। उसी तरह आप क्या करो, एक चार्ट बनाओ। अगर सच्ची नेचुरोपैथिस्ट बनना है तो मंडे से सैटरडे तक का या संडे तक का एक चार्ट बनाओ, और मंडे हम उसी पे डिस्कस करेंगे। आप सब अपना अपना अनुभव शेयर करो। देखो, साथ में प्रैक्टिकल हो रहा है। जब आप ये करोगे साथ में, और जिसको जैसा लिक्विड पसंद है वैसा, लेकिन दो चीजों को ध्यान रखना है। लिक्विड का मतलब दारू शराब नहीं। मैंने लिक्विड बोल दिया तो बोलो जी आपने अपनी पसंद की बोली थी, वो नहीं करना है। दूसरा, चिल्ड कोई भी चीज नहीं लेना है। बाकी आप जूस पियो, दाल का पानी पियो, चावल का पानी पियो, सूप बना के पियो, इवन जो नॉनवेज पसंद करते हैं वो चिकन सूप पियो, मटन सूप पियो, कोई सुनिए, लेकिन केवल लिक्विड होना चाहिए। ये नहीं कि अब उसके साथ आधा किलो मटन भी खा गए, वो नहीं करना। उसका लिक्विड फॉर्म लेना है केवल। आप एक हफ्ते लो, एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, करो। जिसको वेजिटेबल सूप पसंद है वेजिटेबल सूप, जिसको टोमेटो सूप पसंद है वो टोमेटो सूप बना ले। ड्रम स्टिक का सूप एक हफ्ते पियो, देखो आपका कैल्शियम लेवल कितना अप हो जाता है शरीर में। बहुत सारी चीजें ऐसे ठीक हो जाएगी। मॉर्निंग के आवर में जूस के एक वेजिटेबल, एक ग्लास जूस पी लो। एक हफ्ते देखोगे तो आप खुद ही जब नोट करोगे ना, तो 25 चेंजेस आप खुद ही लिख के लाओगे कि मेरे शरीर में ये बात थी, ये करने से ये हुआ। अब जब आपने ये अनुभव लिया, किसी की सलाह को जरूरत है कि लिक्विड लेंगे तो क्या क्या फायदा होगा, ये आप खुद ही समझ जाओगे, तो बन गए ना आप डॉक्टर। अब किसी को सजेस्ट करने में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये एक आपका अनुभव है, और इस अनुभव के बल पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आपने खुद प्रत्यक्ष इस चीज को देखा है। तो ये कोशिश आप लोग करें, और फिर उसका फायदा होगा। बाकी जब डिजीज का पार्ट आएगा, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे इन सब चीजों पे। जो अगला है हमारा, वो है एक्सक्रीशन सिस्टम, यानी उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन तंत्र कौन है, कौन बताएगा? आप में से कोई भी बता सकता है शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन तंत्र? जी, सर्जन तंत्र या अंग्रेजी में क्या होता है? किडनी, एक्सक्रीशन सिस्टम, यूरेटर, यूरेथ्रा, गॉल, क्या कहते हैं, ब्लैडर, यूरिन। जी जी जी, सबसे बड़ा कोई बताएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाँ जी, हेलो। यूरिनेशन में एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का है ना, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम तो अलग हो गया, मैं कह रहा हूँ एक्सक्रीशन सिस्टम। यूरिनरी तो एक पार्ट है एक्सक्रीशन का। हाँ है क्या सर? लीवर नहीं है, लीवर लीवर होगा सर। लीवर तो क्या उत्सर्जित के बाहर करते हैं, हम बताओ जरा। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? शरीर से बाहर करने में आपकी हेल्प करे। रेस्पिरेटरी एक एक्सक्रीटरी का पार्ट है।
अब इसमें रेस्पिरेटरी क्या करने को आ गया जी? रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है? सांस लेना, उसको और ऑक्सीजन छोड़ना। ये भी अंदर का जो मैला गैस होता है वो भी इसके साथ आ जाता है ना? को उत्सर्जन नहीं कहते हैं, उसको एक्सक्रीशन का पार्ट नहीं है वो। ठीक है। और स्वेट होना, शरीर में स्वेट निकलना, डिटॉक्स का पार्ट है। स्किन जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है आपके शरीर को डिटॉक्स करने का। आपका जो पसीना निकलता है वो भी, हाँ, इसको भी आप एक पार्ट, उत्सर्जन का पार्ट, लेकिन उसको बेसिकली हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लंग्स यूज होते हैं। हाँ जी, लंग्स को हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन में यूज करते हैं। चलिए इस पे भी चर्चा करेंगे। लंग्स को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तब आप बताना मुझे। फिलहाल हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पर हैं कि आप उस पे रहें। कोई लंग्स पे जा रहा है, कोई डाइजेस्टिव पे जा रहा है, कोई लिवर पे जा रहा है। माइक बंद करो प्लीज, सारे माइक बंद करो प्लीज। सर आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। आप सब एक एक करके, चलिए आप सब बंद कर दीजिए, मैं करा ही लेता हूँ, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। इसे देखो, इसे ही कहते हैं हम इंसान हैं। देखो अभी कितने 5, 7, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, इसमें भी हम अनुशासन नहीं बना पा रहे हैं। अब आप 8वीं के बच्चे थोड़ी हो, आपको कहा गया कि आप एक ऑन करो तो ऑन कर लिया, आपने क्वेश्चन हो गया उसको ऑफ कर दो। ये सेल्फ का डिसिप्लिन है। इसको अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो फिर नेचुरोपैथिस्ट कैसे बनोगे? और इसीलिए नेचुरोपैथिस्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही डिसिप्लिन नहीं है। जब हम खुद डिसिप्लिन होके नहीं दिखाएंगे तो दूसरों को क्या सजेस्ट करेंगे और क्या देखेंगे? मैं नेचुरोपैथिस्ट हूं और मैं इतना बड़ा पेट लेके बैठा हुआ हूं, वो क्या कहेगा मुझे जो दिखाने आएगा? इन सारी चीजों को हमें, चलिए कोई बात नहीं, आते हैं हम एक्सक्रीशन सिस्टम पे। अब एक्सक्रीशन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इसको हिंदी में अगर जानने की कोशिश करें तो आप कहते हैं मूत्रीय संस्थान। ये क्या करता है? आपके शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट को संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिक अवशिष्ट पदार्थों को यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। अब ये प्रोसेस करने के लिए सबसे पहला काम जो करता है वो क्या करता है? कौन करता है? किडनी, जिसे ब्रिक बोलते हैं, गुर्दा। इसी के थ्रू यूरिन बनता है, फिर वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है और फिर उसको आप एक्सक्रीट करते हो। ठीक है, तो किडनी से यूरिन बना, वो यूरेटर के थ्रू कहां आया? आपके ब्लैडर में आया, और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू आप इसको रिलीज करते हो। ये प्रोसेस है इसका। अब इसमें यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब किडनी कहाँ होता है? हमारा जो, जब हमने स्पाइन पढ़ा था तो हमने L1 से L5 पढ़ा था, लंबर जोन। तो जो हमारा वर्टिब्रा है लंबर का, उसके साथ जुड़ा हुआ दो राजमे की तरह, उसका आकार कैसा होता है? राजमा खाया होगा आप लोगों ने, उसी तरह किडनी दिखता है। तो जब हम सुजोग थेरेपी करते हैं उसमें सीड का इस्तेमाल होता है, तो फिर वहां पे राजमा का प्रयोग करते हैं। सीड थेरेपी की सबसे खास बात क्या है? उन सीड का इस्तेमाल किया जाता है उस अंग के लिए जिसका आकार उसके जैसा दिखे।
जैसे आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई इश्यू है तो क्या कहा जाता है, अखरोट खाने के लिए। अब अखरोट की संरचना देखो आप कैसा है, तो वो सीड थेरेपी में आता है वो सारी चीजें। जब हम सुजोग थेरेपी करते हैं उसमें ये सारी चीजें बड़े काम आता है। तो जो किडनी है हमारा, बेसिकली 3 चीजें हैं उसमें, फाइबर कैप्सूल, कॉर्टेक्स और मेडुला। उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए हम विशेष चर्चा करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के क्या काम होता है, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ते हैं किडनी के काम क्या होते हैं। इसका पहला काम क्या होता है, फिल्टरेशन का, छननी का काम करता है। हमारे शरीर में किडनी छननी का काम करता है। दूसरा काम क्या होता है, रिजॉल्यूशन का। और तीसरा काम क्या होता है, सिक्रीशन का। इसी तीनों से काम होता है। फिल्टर किया, सेकंड नंबर क्या था? रिजॉर्प्शन, REABSORPTION। और तीसरा आता है सिक्रीशन। जब वो सिक्रीशन करता है तो वहां से ये दो ऊपर के दो किडनी के अंदर का प्रोसेस है, और तीसरा जो सिक्रीशन का प्रोसेस है वो यूरेट्रा के थ्रू आपके ब्लैडर में जाता है और फिर आप यूरिन रिलीज करते हो। अब ये जो है उसमें यूरिन का पीएच लेवल जो हम हमेशा पढ़ते हैं 4.8 से 7.5 का औसतन होता है, जो अम्लीय होता है। ये औसत बना रहेगा तो आपके यूरिन में कोई प्रॉब्लम, जब यूरिन टेस्ट कराओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये औसत गड़बड़ होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। 24 आवर्स में अगर यूरिन का आप लेंगे जनरली कि कैसे क्या होता है, तो एक नवजात शिशु है उसका यूरिन अगर आप काउंट देखेंगे तो 30 से 60 ml तक जो है वो सिक्रीट करता है। अगर बच्चा 1 वर्ष का है तो वो 400 से 500 मिलीलीटर सिक्रीट करेगा। 3 वर्ष का है तो 500 से 600 मिलीलीटर। 3 से 5 वर्ष का है तो 600 से 700। 5 से 8 वर्ष का है तो 1000 तक पहुंच जाता है। 8 से 14 है तो 1500 तक पहुंच जाता है। और सामान्य स्वस्थ वयस्क के लिए ये 1200 से 1500 मिलीलीटर होता है। अगर इससे कम होता है तो आप देखोगे कि आपके यूरिन में कलर आने लग जाएगा। इसकी भी अपनी कहानी है, यूरिन के कलर से बड़ी सारी बीमारियों का पता चल जाता है। उस पे जब हम करेंगे कभी कलर पे बात तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूरिन में होता क्या है, 95% पानी, 5% ठोस पदार्थ, 2% यूरिया इसी के अंदर, और 3% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें हमने पढ़ा कार्बनिक पदार्थों में यूरिक एसिड। आजकल आपने 2 चीजों का नाम बहुत सुना होगा, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। इस पर हम चर्चा, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बृहद चर्चा करेंगे इन 3-4 चीजों पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और गौर से आप उस चीज को समझना। आज एक संक्षेप में उत्सर्जन जो सिस्टम है उसको मैं बता रहा हूं। इस पे 2 चीज नोट कर लो आप, मुझे अगर मैं भूल जाऊं तो आप याद दिला देना, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड। इससे बहुत सारी बीमारियों का संबंध है, उस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रोटीन होते हैं, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट, जैसे जिसका डायलिसिस होता है। अब शरीर से जब डायलिसिस होगा तो ये प्रोटीन भी निकलेगा, कैल्शियम भी निकलेगा, सल्फेट भी निकलेगा। तो जिसका डायलिसिस होता है उसको कभी वो डायलिसिस बढ़ता ही जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी चीज रिक्वायरमेंट बॉडी की होती है और डायलिसिस करने टाइम में तो निकल जाता है। अब
जो मेन चीजें हैं जो इसको प्रभावित करते हैं वो क्या है? खाने पीने का परिवर्तन। अब यूरिन का कलर की दो वजह होती है। पहला, या तो इन्फेक्शन होगा, दूसरा ज्यादा कलरफुल चीजों का इंटेक करना। तो ज्यादा कलरफुल चीज इंटेक करने के बाद अगर यूरिन कलर आता है तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, वो एक बार दो बार के बाद अपने आप प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आपने नहीं किया और उसके बावजूद यूरिन में जलन आता है या कलर आता है तो ये सोचने की बात है, क्योंकि वो बीमारी का संकेत है। तो उस चीज पर मैं कल ही नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि तीन चीजों को, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन और यूरिन कलर, जिससे आप बड़े सारी बीमारियों का फाइंड आउट कर पाओगे। तो उससे आपका क्या क्या चीजें संबंधित होता है उस पर हम बात कर लेंगे और उससे कुछ जुड़े बीमारियों पे भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज में आपको जो कुछ पूछना है आप पूछ लो। तो जो यूरेटर है या यूरिनरी ब्लैडर है या यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है और यूरिन कलर है, इस पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपने बताया था अभी चैप्टर बना लो, क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं है, उसके लिए सर हम तो फिर देखो, मैंने सबसे पहले क्लियर कर दूं आपको, मैंने बोला है कि आप सबके लिए एक असाइनमेंट है। जी जी एक हफ्ते का एक चार्ट बनाओ आप। जी सर। और केवल लिक्विड डाइट लो। जी सर। और रोज